महसूस किए गए हैं झटके भूकंप की तरह है। दावा किया गया है कि खियाम शहर में आईडीएफ की ओर से ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से जमीनी झटके महसूस किए गए। खियाम सिटी की दूरी लेबनान की राजधानी बेरूत से लगभग 100 किलोमीटर है और यह शहर इजराइल के साथ करीब 5 किलोमीटर की बॉर्डर साझा भी करता है। हिजबुल्ला अब उस मोर्चे पर हावी हो चुका है जिसे नेतन्याहू बहुत आसान फ्रंट मान रहे थे। पिछले 24 घंटों के अंदर इस फ्रंट से इजराइल को बहुत सी बुरी खबरें मिली है, लेकिन एक धमाका ऐसा भी रहा जिसे दिखाकर नेतन्याहू ने साबित करने की कोशिश की है कि वो हार नहीं मानेंगे। धमाका दिखाकर नेतन्याहू साबित करना चाहते हैं कि दक्षिण लेबनान में चल रहा ग्राउंड ऑपरेशन उनके कंट्रोल में है और हिजबुल्लाह बुरी तरह हार रहा है। धमाके का दूसरा वीडियो देखिए। 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में मौजूद है, लेकिन उसकी कामयाबी पर सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर नेतन्याहू को खबर मिली है कि इजराइल के 4 सैनिक दक्षिण लेबनान में मारे जा चुके हैं। 24 घंटे के अंदर इजराइल के 60 से ज्यादा फौजी घायल हो चुके हैं। इनमें से 21 की हालत नाजुक बनी हुई है। 27 अक्टूबर को रिपोर्ट आई कि 4 सैनिक और मारे जा चुके हैं और बहुत से घायल हैं। ये इजराइल का अखबार बता रहा है। 25 अक्टूबर की खबर देखिए। इसमें इजराइल के 3 सैनिकों के उत्तरी गाजा में मारे जाने की पुष्टि की गई है। सवाल है कि इतनी लाशों को देखकर इजराइल की वॉर कैबिनेट में क्या चल रहा है। नेतन्याहू वॉर रूम में क्या फैसले कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण लेबनान और गाजा दोनों जगह से इजराइल के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। गाजा में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 361 सैनिक हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजराइल के 70 सैनिकों को मार चुका है। नेतन्याहू को दक्षिण लेबनान से ये वीडियो भेजा गया है ताकि इजराइल की सेना के ऑपरेशन की ताजा रिपोर्ट बताई जा सके। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की कई सुरंगों और अड्डों को तबाह कर दिया है। המטרה של המערכת התת-קרקעית הזאת, ובייחוד המתחמי שהייה האלה, היא בעצם אותם פעילים של חיזבאללה, של רדואן, להגיע מהכפרים הסמוכים או מהכפר הזה כאזרחים רגילים על פניו, לבושים בבגדים אזרחיים. इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान के बालबेक इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अटैक के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा यह किया कि इजराइल के रॉकेट और मिसाइल हमले में कम से कम 63 लोगों के मारे जाने की खबर है। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल ने पूरे इलाके में 30 जगहों पर हमला किया, जिससे भयंकर तबाही मच गई। इजराइल पर जो हमले हिजबुल्लाह कर रहा है वो उसी के हथियारों के डुप्लीकेट का नतीजा है। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ये हथियार बनाए और इन हथियारों से अब इजराइल को ही मार रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की फौज क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, इसका एक वीडियो इजराइल ने जारी किया है। यहां दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन हो रहा है। तस्वीर इसकी गवाह है। इजराइल ने दावे भी बड़े बड़े करने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही आईडीएफ यानी इजराइल की सेना ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के 7 ब्रिगेड कमांडर मार डाले हैं। हिजबुल्लाह के 21 बटालियन कमांडरों को खत्म कर दिया गया है, जबकि 24 कंपनी कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 3200 ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन जमीन की सच्चाई क्या है? क्या दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह हार रहा है या इजराइल को लग रहा है बड़ा झटका? फिलहाल इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के अड्डों को दिखा रही है, अपनी कामयाबी गिना रही है। מחבלים התבצרו, אפשר לראות פה את העמדה שהם בנו ובעצם ביצעו ירי על כוחותינו, ופה ניהלנו קרב עם המחבלים עד שהם ביצעו נסיגה. חדר גנרטורים, כלי עבודה, סולר, גריז, המון כלים. זה בעצם המקום שנתן להם פה
אספקת חשמל, बैरूत में इसराइल की बमबारी के आगे हिजबुल्ला लाचार साबित हुआ है, लेकिन दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल को कई झटके लगे हैं। इसराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के सैकड़ों अड्डों को खत्म कर दिया है। दक्षिण लेबनान में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हिजबुल्ला बार बार इसराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर रहा है और उसके अलावा गुरेला युद्ध पर काबू पाना इसराइल के लिए बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। ये है वो अल्मास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्ला को सप्लाई की गई। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्ला इसराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इसराइल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इसराइल और हिजबुल्ला के युद्ध में इसराइल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्ला के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्ला इसी मिसाइल से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अल्मास के हमलों के बाद इसराइल में इसे हिजबुल्ला का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। एंटी टैंक मिसाइलों से हमले इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन गए हैं। कब हिजबुल्ला की कौन सी मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्ला के रॉकेट गिरेंगे, इसराइल की सेना के लिए ये बड़ी पहेली बन चुकी है। अल्मास मिसाइल 3 तरह की होती है। अल्मास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर, अल्मास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर, अल्मास 3 इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। अब यही रेंज इसराइल को बॉर्डर वाले इलाकों में बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इसराइल के कई शहर और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अल्मास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहरों में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। इजराइल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ाया जा रहा है तो किसी इमारत को बड़े धमाके से मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है जिसमें हिजबुल्ला की लोकल लीडरशिप के बड़े हिस्से को भी खत्म करने का दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए दक्षिण लेबनान की लाखों की आबादी अपना घर छोड़कर उत्तर की तरफ जा चुकी है। इस वक्त लेबनान और इसराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्ला का कंट्रोल खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्ला न सिर्फ अल्मास बल्कि ऐसे ऐसे मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इसराइल की टैंक अपनी टोपी रगड़ते हुए नजर आ रही है। हिजबुल्ला के पास है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती हैं और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास हैं। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉन्कोस, रेंज है 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्ला ने इजराइल के मेरान एयर सर्विलांस एयरबेस समेत कई अड्डों पर हमले किए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से पहले हिजबुल्ला इन्हीं मिसाइलों से इजरायली ठिकानों को टारगेट करता रहा है। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए उससे ये बात साबित हो जाती है कि हिजबुल्ला का हर हमला इजराइल को मुंह तोड़ जवाब है। हिजबुल्ला के नए चीफ नईम कासिम ने ऐलान कर दिया कि जब तक हिजबुल्ला की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होता तब तक हिजबुल्ला की लड़ाई इजराइल से जारी रहेगी। नेता नईम कासिम का एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ भाषण टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, जिसमें वो कह रहा है कि हम युद्ध विराम की भीख नहीं मांगेंगे क्योंकि हम लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। ये भाषण ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने लेबनान और गाजा में बातचीत के जरिए युद्ध विराम के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। ولكن نحن جاهزون فيما لو فرضت علينا وسنواجهها بكل قوة وعزيمة وثبات وعزة وننتصر فيها إن شاء الله تعالى. برنامج عملي
هو استمرارية لبرنامج عمل قائدنا السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في كل المجالات السياسية والجهادية والاجتماعية والثقافية. रूस ने यूक्रेन के एक और शहर सेलिदोव पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस कब्जे के ऐलान से पहले पुतिन ने नेटो की धड़कनें बढ़ा दी है। पुतिन ने अपना परमाणु पंजा दिखाया है। चौबीस घंटों के अंदर रूस ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। Уважаемые товарищи, हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा सताने लगा है। यूक्रेन में तेज हो रहे पुतिन के हमले बता रहे हैं कि पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला गुस्सा पूरे यूक्रेन को ही नहीं, पूरे यूरोप को जला सकता है। रूस के हमलों से साफ है कि पुतिन का गुस्सा बहुत खतरनाक है। ये युद्ध जेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। ये बात बाइडेन और उनके साथी देश जानते हैं। पुतिन का परमाणु पंजा निकल चुका है। परमाणु पंजा यानी 5 परमाणु मिसाइल। इसमें सबसे खतरनाक सरमत मिसाइल भी है, इसमें बुलावा मिसाइल भी है, इसमें छोटी दूरी की स्कंदर मिसाइल भी है, इसमें सैटर्न और टोपोल मिसाइल भी है। पुतिन ने जब से रूस की परमाणु फोर्स को युद्ध अभ्यास का ऑर्डर दिया है, पूरा नेटो दहशत में है। फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक रूस की न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा हो रही है। сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. सवाल है कि पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करके क्या दिखाना चाहते हैं। ये वो मिसाइल है जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। रूस के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और बाइडेन की बेचैनी देखने लायक है। पुतिन की परमाणु धमकी का मतलब है 96 करोड़ लोगों पर वर्ल्ड वॉर का खतरा। पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देकर अब नेटो रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है। ये सब समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली स्कंदर मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सेटन, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल है RS-24। जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। पुतिन कई बार इसकी टेस्ट लॉन्चिंग दिखा चुके हैं। अब डर है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को ना मिल जाए। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेल्टो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10000 किलोमीटर से ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो लंदन कैसे बचेगा, पेरिस कैसे बचेगा, न्यूयॉर्क कैसे बचेगा और बड़ा सवाल कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कैसे बचेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर का खतरा है। हालांकि जेलेंस्की को फिक्र अपने खार्किव की है, सूमे की है और डोनेस्क की है, जबकि वो खुद अपनी कैपिटल कीव में बैठे हैं। Сразу отмечу,
что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. साउथ लेबनान के धायरा कस्बे से इजरायली बमबारी की भयंकर तस्वीरें सामने आई है। महज कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में इजरायली फोर्स भी साफ साफ दिखाई दे रही है, जो अपनी पोजीशन पर मुस्तैद है। धमाके के वक्त इजरायली फोर्स छिपती है, उसके अगले ही पल पूरे इलाके में आग लग जाती है। इस बीच लेबनान टीवी चैनल ने खबर ये दी है कि हिजबुल्ला 60 दिन के सीजफायर के लिए तैयार हो चुका है। माना गया कि इसी वजह से इजरायल ने दक्षिण लेबनान में खासकर बीका, बालबेक और नवातिये जैसे इलाकों में अपनी एयर स्ट्राइक तेज कर दी है। अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो हमला कहां होगा? वैसे तो पुतिन की मिसाइलों की रेंज में पूरी दुनिया है, लेकिन कुछ चुनिंदा टारगेट ही है जहां पर वो अपनी परमाणु मिसाइल से अटैक करेंगे। के गुस्से का मतलब क्या है? क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होंगे? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। इसकी पूरी गारंटी उनकी मिसाइल देती है। अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? कोई शक नहीं कि पुतिन का गुस्सा नेटो के शहरों को जलाकर राख कर देगा। ये बात जो बाइडेन भी जानते हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो भी जानते हैं, जर्मनी के ओलाफ शोल्ज भी जानते हैं, और ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर भी पुतिन के गुस्से से वाकिफ हैं। ये रूसी आईसीबीएम बुलावा है। इसकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही है। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। बोरई क्लास की पनडुब्बी में ऐसी 16 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम, यानी कि 6 शहरों की इस तरह की तबाही। Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. अगर रूस के परमाणु युद्ध अभ्यास का टारगेट अमेरिका है तो रूस अकेला अमेरिका का दुश्मन नहीं, जो उस पर परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। इनमें पहला है रूस, जिसकी मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। दूसरा है चीन, जिसकी रेंज में भी पूरा अमेरिका है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे शहरों को मिट्टी में मिला सकता है। अब सवाल है कि इन तीनों में कौन सा देश इस वक्त अमेरिका को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा? क्या वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जिनकी मिसाइलों से अमेरिका डरा डरा सा रहता है? क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है?
किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग उन का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उनके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है, खासतौर से जब किम जोंग उन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के टेस्ट पर खूब जश्न मनाते हुए देखा जाता है। फिलहाल पूरा नेटो पुतिन के परमाणु पंजे को देख रहा है। परमाणु पंजा यानी 5 परमाणु मिसाइल। सबका फोकस पुतिन की सबसे खतरनाक सरमत मिसाइल पर है। वो बुलावा से भी खौफ में है। इस्कंदर और सेटन से लेकर टोपोल का डर भी बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बार बार परख रहे हैं। पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर नेटो का हर बड़ा शहर है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की गलती वर्ल्ड वॉर को दावत कही जाएगी। इसलिए युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं, उसमें यूक्रेन का अंगारा गाजा से भी खतरनाक है, क्योंकि इस जंग में बार बार बताया जा रहा है कि रूस के परमाणु हथियार लगातार एक्टिव